अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उज़्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान की जमहूरियत एक बार फिर कौमी तारीख के अहम तरीन दौराहे पर आन खड़ी है। एक तरफ जमहूरी हुकूमत एक जमहूरी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का सोच रही है, तो दूसरी तरफ आलमी रेटिंग एजेंसी फिच उसी जमहूरी हुकूमत के खात्मे की पेशगोई कर रही है। ना एक फरीक गलती को गलती तस्लीम करने पर आमादा है, न दूसरा फरीक लचक दिखाने को तैयार है। जोश का गलबा है और होश मगलूब है। कहा जा रहा था कि इलेक्शन होंगे तो इस्तेहकाम आएगा, लेकिन शहबाज हुकूमत को कायम हुए 4.5 महीने हो गए हैं। इस दौरान मुआशी इस्तेहकाम आया, ना ही सियासी इस्तेहकाम की कोई सूरत नजर आ रही है, बल्कि वजीर दिफा तो आइनी ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं। दस्तूर को मानते तो सब हैं, लेकिन दस्तूर के तहत कायम सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को एक फैसला करती है। पीटीआई मखसूस नशिस्तें मिलने पर जब अपनी फहरिस्त तैयार करने लगती है तो उसके मरकजी ऑफिस पर छापे मारकर सारा रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया जाता है। आज पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट भी सील कर दिया गया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नून लीग के बाद आज पीपल्स पार्टी ने भी नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है, जबकि इलेक्शन कमीशन या तो इस फैसले पर सोच विचार में मसरूफ है या पार्टी इलेक्शन की बाबत पीटीआई से वजाहतें मांग रहा है। ऐसे में बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें हैं सीनियर सियासतदान सेनेटर फैसल वावडा साहब। फैसल वावडा साहब, आपको क्यों लग रहा है कि ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही, जबकि इस हुकूमत के अपने लोग आइनी ब्रेकडाउन, आइनी मेल्टडाउन का खतरा जाहिर कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया उज़्मा साहिबा। देखिए, सबसे पहले कि आज की तारीख अगर आप मुझसे पूछें तो ना गवर्नमेंट को कोई ख़तरा है, ना कोई टेक्नोक्रेट्स आ रहा है, ना कोई मार्शल लॉ दस्तक दे रहा है। अच्छा। इंडिकेटर्स सूद की शरह नीचे आ रही है। आईपीपीस को एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिन्होंने मुजरमाना काम उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किए थे डॉलर के अंदर, और उसके अंदर वायलेशंस हैं। एक तो ये, और इतना गैर जिम्मेदार बयान देना अपनी गवर्नमेंट का, वो खुद एक सवाल निशान है, क्योंकि इनके अंदर एक झगड़ा चल रहा है, एक इक़्तिदार का, भांजे भतीजे चचा मामा ताया सबका। तो अब आप अपने तले गिर जाएं तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप वैसे बात करें तो मुझे कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही वक्त करीब के अंदर। दूसरी चीज़ जो आपने अपने इंट्रो में कही कि जो रिज़र्व सीट्स का मामला है, देखिए रिज़र्व सीट्स के मामले के अंदर बड़ी क्लैरिटी है कि आइन को तशरीह कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, और आइन को अमेंड या राइट पार्लियामेंट कर सकती है। वैसे आइन में कहीं ये भी नहीं लिखा कि तशरीह भी सुप्रीम कोर्ट करेगी, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट ये है तो उसके तहत अगर आइन ने 3 दिन दिए हैं और फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त नहीं दी तो 15 दिन की तशरीह और फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त, एफिडेविट्स का मसला, और फिर बानी का ना होना, किसी चेयरमैन का इलेक्शन के बगैर ना होना, टिकट्स किसको बांटने, किसके नाम नॉमिनेट करने। तो जब आप आइन खेलेंगे और आइन में कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो पहले फेज़ में इलेक्शन कमीशन है, दूसरे फेज़ में पार्लियामेंट है, तीसरे फेज़ में स्पीकर है, और चौथे फेज़ में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा। तो मुझे तो ये भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मैंने कहा था कि मायूसी है पीटीआई के लिए, डे 1 से मैं कह रहा था रिजर्व सीट्स के मामले में। और ज्यादा बेहतर आपके ऊपर मैं सवाल करता हूं कि अगर सिर्फ यही जजमेंट आ जाती कि सारी सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दी जाएं तो क्या का बात थी। तो ये क्यों टेक्निकल फॉल्ट लाइन है? फैसल साहब, पीटीआई के नाम से तशवीश है, पीटीआई के नाम से नफरत है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो पीटीआई ने वो चोला पहना था जो उसकी मजबूरी बन गया था। हबीब साहब, देखिए, ना किसी को सियासत से नफरत है, ना किसी के नाम से नफरत है, लेकिन अगर मैं आपके स्टूडियोज में इनवाइटेड हूँ और मैं बंदूकें लेके गोलियां चलाने आ जाऊँ और आपके कपड़े फाड़ दूँ और आपको गालम गलोच करूँ और आपके कैमरामैन को उठा के ले जाऊँ, तो सर मुझ पर बैन भी होगा, मुझ पर सजा भी लगेगी। ठीक है जी। अब बैन होती ही नहीं होती, जैसे बजट पास हुआ था ठोक बजा के मैंने कहा था होगा, वैसे इस पर भी कंसेंसस है। अब होती नहीं होती का सवाल जहाँ तक है वो बड़ा क्लियर रखें कि आप फांसी पे चढ़ा रहे होते किसी आदमी को, पाकिस्तान का दस्तूर है कि उसको नोटिफिकेशन आती है कि आप वजीर आजम बन गए जी, और वजीर आजम को आप फांसी के तख्ते पे चढ़ा देते हैं। तो 6 को 9, 9 को 6 तो हमने पिछले 70-75 साल से देखा है। तो उसको अगर आप सामने रखें तो फिर तो अच्छा। फैसल वाडा साहब, ये बताइएगा, आप खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस तहरीक इंसाफ को परवान चढ़ाया, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा किस तरह आप जलसों में जाते रहे, जलसे अरेंज करते रहे, जद्दोजहद करते रहे। आज आपको अपने बानी यानी बानी जमात इमरान खान साहब की हालत देख के और अपने दोस्तों की हालत देख के अफसोस नहीं होता कि आज वो भूख हड़ताल करें? ये सब कल तक आपके साथ कैबिनेट का हिस्सा था। साहब देखिए, हम तो जवान हुए इस पार्टी के अंदर, इस जद्दोजहद के अंदर, और मैं, अलीम खान साहब या जहांगीर तरीन साहब, हमने मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली अपना सब कुछ लगाया है इस पार्टी के अंदर। ठीक है जी। और
आज के 3 साल पुराने खान साहब और 12 साल पुराने खान साहब दो अलग अलग खान साहब हैं। अच्छा, बड़ा बड़ा क्लैरिटी है मेरी। देखिए, जब मुझे निकाला तो पार्टी चांद पे थी, खान साहब आसमान पे थे। मैं उनमें से बेशर्मों में से नहीं हूँ कि माफिया मांग के 9 मई को कंडेम करके आऊँ और फिर वापस रिवर्स की भी बात करूँ। मैं हबीब साहब उनमें से नहीं हूँ। और मेरा इख्तलाफ उनसे क्या था? मेरा इख्तलाफ उनको मैंने बताया था, आपके भरोसामंद गोली चलाएंगे, आपके साथ ये सब कुछ होगा, आप इस डगर पे ना चले। हमें क्या मकसद था? हमें निकलने के बाद भी, तख्ता उलटने के बाद भी अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दे दी थी, पॉपुलैरिटी दे दी थी। हम सिंगल मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी से आते, हर कोई पॉलिसी लाइन हमारी तय करता। हमें क्या मतलब है कि सुनो में सर आप 8 बजे का शो करें, आप 10 बजे का शो करें, हमें से क्या मतलब है? आप करें अपना, आप हमारी पॉलिसी टो करेंगे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं। तो मुझे तकलीफ पीटीआई के उन लोगों से तो नहीं होती जो यहाँ इस बर्बादी में यानी आप कह रहे हो जनरल फैज को जो बनाना चाहते थे वो, बिल्कुल क्लैरिटी है ना सर उसमें। अच्छा, दूसरा हबीब साहब, मुझे बहुत तकलीफ होती है इमरान खान साहब को देखकर। अच्छा, एक अच्छे स्टैचर का एक अच्छा लीडर, जिसके हमें तो सियासत उसने सिखाई है, हमें याद है, वो भूल गए, लेकिन तकलीफ तो होती है सर। हमने तो किसी और पार्टी में परवरिश नहीं की थी। और अपने दोस्तों को देख के देखिए, दोस्त उनमें से जो सेंसेबल है, जैसे उमर चीमा है, उसका कोई नाम लेने को तैयार नहीं है, उसको कंसोलिडेट करने को तैयार नहीं, कंसोल करने को तैयार नहीं, कोई उसके बाद जाने को तैयार नहीं, उसको कोई टिकट नहीं दिया। अली मोहम्मद खान है, इस टाइप के लोगों को देख के तकलीफ होती है। लेकिन जो विकेट के चारों तरफ खेल रहे हैं, उनसे तो मैं ये दुआ करता हूँ कि ये भी बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाए। अच्छा, खान साहब ने ऐसी क्या गलती की? चलिए, एक तो मान लेते हैं कि जनरल फैज वली की, अब क्या गलती है जिसकी सजा मिल रही है? देखिए अभी साहब, अरशद शरीफ का कत्ल पैराए में देखने की जरूरत है कि वो कॉन्स्पिरेसी क्यों हुई, कैसे उसको दोस्ती मिल जाएगा, कौन लेके गया, किसने उससे मुलाकातें की, किसने थ्रेट अलर्ट सबसे ज्यादा जारी किए। नहीं, आपकी इस बात का अस्पर्शन ये है कि कहीं पीटीआई के लोग मैं तो हबीब साहब जितनी जरूरत है उतनी बात करूंगा। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, कौम से कह रहा हूँ, अदालतों से कह रहा हूँ, इस मामले को खोले। क्यों उस शहीद की केस को बैक बर्नर में रखा हुआ है, सर्द खाने में क्यों रख दिया? ये आपका मेरा सबका कंसर्न है। जी बिल्कुल है। उसके टाइमिंग बड़े इंपॉर्टेंट। उससे रिलेटेड लोग मुल्क से भाग गए और कुछ सफाई हस्ती में नजर नहीं आ रहे। क्यों? सब आते नजर, वो एक आध शख्स क्यों नहीं नजर आ रहा? नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम उस धरने से क्या अचीव करने जा रहे थे, हमें क्या मिलना था? क्या कौम की तकदीर थी? हम वोट ले रहे थे, अपनी पॉपुलरिटी मांगे थे, हमारी तो हर चीज थी, ठीक है। उसके नताज क्या थे? लोग शहीद हो गए। फिर किन जजों ने फोन किए अंदर, किन्होंने गारंटी दी, कौन उनमें है और कौन उनमें नहीं है? ये बहुत सारे सवाल हैं हबीब साहब। ये कौम क्या है, खुलने की जरूरत है। अचानक तो ये नहीं हो सकता कि मैं बेईमान भी हूँ, चोर भी हूँ, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल भी कराता रहा हूँ, शराब भी पीता हूँ, क्या कहते हैं, जाली डिग्री में भी हूँ, कत्लो गारत को बचाने में भी हूँ, पैसे लेन देन में भी हूँ, और आज मैं अचानक से फरिश्ता बन के कहूँ कि सर मैं अलम बरदार हूँ आइन और कानून का और जमहूरियत का, तो सर मैं पकड़ा जाऊँगा। तो ऐसे सब जगह जहाँ जहाँ लोग ऐसे मुलविस हैं, उन सबको पकड़ने की भी जरूरत है। और मैं समझता हूँ कौम, आप, इदारे और अदलिया मेनली मिलकर ये काम को एक्सपोज करें ताकि पाकिस्तान एक सीधी सड़क पर चलना शुरू हो। फैसल वाडर साहब, अब सूरत हाल ये है कि चलिए पीटीआई तो मकबूल सही, लेकिन मंजूर नहीं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो मंजूर हैं, काम तो उनसे भी नहीं चल रहा। आप जरा लोगों के बिल देखिए, लोग बिल हाथ में पकड़ के उन्हें हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो मैनेजमेंट तो इधर भी फारिग है। देखिए अभी साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मैं तो आपको जब कहता हूँ तो लोगों को तकलीफ होती है कि ये एक्सपायर्ड, जिनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है, और ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो है, खानदान दर खानदान वाली जी, इससे, और ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि सब छट जाएंगे। जो मैं बार बार कहता हूँ कि ये सब गली कूचे सूबाई सतह तक की पार्टियां बन जाएंगी। आई मीन इट, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो टेक्नोक्रेट्स आ जाएंगे। नहीं, टेक्नोक्रेट कैसे आएंगे साहब? टेक्नोक्रेट कैसे आएंगे, कैसे अप्लाई होंगे, कैसे लगेंगे, कैसे उनको लीगलाइज करेंगे? मुझे तो इसकी कोई मंतक नहीं नजर रही। लीगलाइजेशन की कोई अहमियत है सिस्टम में? नहीं, वो बात अभी ठीक है, आई टोटली एग्री व्हाट यू आर सेइंग, मैं आपकी बात को मानता हूँ। लेकिन सर देखिए, कहीं ना कहीं तो हमें फुल स्टॉप लगा के इसको शुरू करना है ना। अब जैसे मैंने आपको कहा कि पार्लियामेंट इसको डिफेंड करेगी, क्योंकि आइन की तशरीह प्रेसिडेंट के तहत, आइन के तहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का काम है, उसको अमेंड आप और मैं नहीं कर सकते, सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। तो पार्लियामेंट अपना रोल प्ले करेगी उसके अंदर। गलतियां इंसानों से होती है। अगर मैं गलतियों की फहरिस्त बनाऊं तो भुट्टो साहब गलती थी, रजाई साहब को बगैर शवायद के 14 साल लगता गलती थी, इमरान खान की चलती हुकूमत गिरा देना रात को अदालतें खोल के गलत था, नवाज शरीफ साहब को पैसे ना लेने पे हटाने, रेकोडेक का मामला है, नस्ला टावर्स है, सब इंसानों की गलती है ना। इसका अजाला तो कौम भर रही है ना। फैसल साहब, ये सब छट जाएंगे, टेक्नोक्रेट्स भी नहीं आ रहे, तो फिर मुतबादिल क्या है? कुछ मुतबादिल भी तो होगा ना इनका। देखिए अभी तो ये सिस्टम चल रहा है,
इस सिस्टम को मुझे कहीं से कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। 2029 तक नहीं सर, देखिए 2029 तक तो सर आप मुझे इस मुल्क में 8 महीने की बात नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है सर, तो इस मुल्क में 5 साल तो बहुत बड़ी चीज आपने कह दी है। आपकी कही हुई बातें इतनी दुरुस्त होती हैं कि अभी ये जो आपने 8 महीने की बात की है ना, कि 8 महीने की बात भी नहीं कर सकते, तो मैंने इससे भी ये कुछ समझा है। देखिए अभी साहब, मेरे अगर आप इलेक्शन के दौरान के स्टेटमेंट्स याद रखें तो मैंने तो उसमें कहीं नहीं आगे कहा कि ये स्टेटमेंट मेरी चेंज हो गई। ठीक है, सो आप ये कहीं भी नहीं, हम भी आए थे तो ये कह रहे थे कि अभी 5 साल, अगले 5 साल और अगले 10 साल की तैयारी हो रही, उसे मारे गए। ठीक है, तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, और दूसरा ये कि अभी साहब सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का ये है कि ये मुल्क की भाग दौड़ हमेशा चली है कमजोरियों के ऊपर। आपकी फाइल मेरी फाइल, तुम ये कर दो तो तुम्हारा ये मेरे पास, तुम ये कर दो मेरे पास तुम्हारा ये है, इसकी कमजोरी उसकी कमजोरी, मुल्क को अपने बाप की जागीर समझ के सबके दोनों हाथों से लूटा है। ठीक है, अब लूटने के बाद आप खरीद भी लेते हैं वोट। ठीक है, तो ये दस्तूर को बदलने की जरूरत है ना, बाप की जागीर तो नहीं, फैमिली कॉर्पोरेशन तो नहीं है। फैसल साहब, ये जो आईपीपीस का मामला यकायक उठा है, अब आईपीपीस के मुआहदे जिन्होंने किए हैं सबको पता है, और उसमें बहुत सारे लोग शायद आज आपके साथ सेनेट में बैठे हैं और असेंबली में बैठे हैं, बल्कि शायद कुछ काबीना में भी शामिल हैं। तो क्या ये भी प्रेशराइज करना है किसी काम के लिए? नहीं हबीब साहब, देखें वैसे तो ये काम मुशर्रफ साहब के दौर में भी हुआ है आईपीपीस का, उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टी समेत पीडीएम के समेत पीटीआई के। ठीक है जी, लेकिन इसमें फौज का कहीं किरदार अच्छा भी रहा है पिछले दौर में पीटीआई के दौरान कि इसको 148 पे कर्टेल किया था। ठीक है, लेकिन इसमें है 40 खानदान ही। ये एक ऐसी किकबैक की मशीन लगाई गई जिधर आपको 4-8 आने के लाले पड़े हुए, वहां आपने डॉलर में दे दिया है कि आप लाइट चलाएं नहीं चलाएं आपको हम भरते रहेंगे। तो ये तो अंदाजा होना चाहिए कि ये बर्बरियत करने वाले लोग, इस मुल्क का बिगाड़ करने वाले लोग, इस मुल्क पे अजाब लाने वाले लोग अगर यही फरिश्ते बन जाएंगे तो फिर तो सर फिर दुनिया में बुराई रहेगी। साहब आप ये जरा देखिए ना कि जब ये आईपीपीस लगाए थे, आप खुद एक बिजनेसमैन है, आपको पता है कि हमारा बिजनेस एक्चुअली वीक हुआ है तो आईपीपीस की कैपेसिटी चार्ज हमें चुभने लगा है। बिल्कुल सही। अगर इंडस्ट्री चल रही होती, सारा कुछ काम ठीक चल रहा होता तो ये कैपेसिटी चार्ज दुनिया में अगर देखें तो कुछ भी नहीं है। देखिए हबीब साहब, कारोबार में ना सर रीनेगोशिएशन होती है जी, री एग्रीमेंट साइन होते हैं। कहीं पे मेरा आपका एक मुआहदा है, उसमें अगर आपने वायलेशन किए तो मेरे पास राइट है कि मैं उससे कहूँ मैं भी करूँगा। वैसी बहुत सारी शिकें और पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आप बार बार लाएंगे चाइना का नाम ले लेंगे, चाइना की इन्वेस्टमेंट है, चाइना की सिर्फ 20% है, 52% पाकिस्तान गवर्नमेंट की है, 28% प्राइवेट ओनर्स है पाकिस्तान के। तो 80% तो मसला हल करने, 20% को भी देख लेंगे बाद में। हाँ, वो भी देखा जाएगा। साहब आपने कहा कि आईपीपीस के मामले में किकबैक्स हैं, बेनिफिशियरी कौन है? जो जिन्होंने साइन किए, इसमें तो उस्मा साहिबा कोई दो राय नहीं होनी चाहिए ना कि मेरे बाप ने भी साइन किए तो उसका बेनिफिशियरी। आप समझती हैं कि आपको कोई आके ये कहे कि सोनू टीवी आपको कहेगा सारी जिंदगी आप घर में बैठी रहे लेकिन आपको तनख्वाह एंकर की मिलेगी, ये कभी पॉसिबल है? तो आपने कहा हम आपको बिजली रुपए में भी देंगे, बंद करने पर, ना चलाने पर डॉलर्स में देंगे। ठीक है, तो अगर ये 148 में कर्टेल पिछली बार भी नहीं होता और मुआहिदों के अंदर चीजें थोड़ी बहुत चेंज नहीं होती तो दिवालिया हो चुका होता इस चीज के ऊपर। तो आईपीपीस के अंदर अगर आप ऑडिट ही करा लें आपको ब्लैक एंड व्हाइट चीज नजर आना शुरू हो जाएगी। साहब, अमेरिका में एक करारदाद मंजूर होती है, बरतानिया में आज भी डिस्कशन हो रही है हमारे इलेक्शन के हवाले से, हमारी क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से। अक़वाम मुत्तहिदा मुतय्यन अंदाज में बानी पीटीआई का नाम लेके कहता है कि इन्हें डिटेन किया गया है, डिटेंशन है, वो अरेस्ट नहीं कह रहा या कैद नहीं कह रहा। तो ये बताइएगा कि क्या हमारे सिस्टम पे इसके असरात नहीं आ रहे कि दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या बात कर रही है, कि हम खुद को ठीक करें? अभी साहब देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो आज का है यूके का, वहाँ 1500 की तादाद होती है जी, लॉर्ड्स काफी बड़ी तादाद होती है, उसमें टोटल 10-12 लोग आए हैं, तो वो तो ठोस है मामला, उसके अंदर तो कोई बेस ही नहीं है। ठीक है जी, वो तो मैं आपसे कहूँ सर मेरे लिए किसी दोस्त को बुला ले, तो वो लॉबी तो बिल्कुल बेकार हो गई, फ्लॉप हो गई। जहाँ तक आपने रेजोल्यूशन की बात की है, मेरा सवाल ये है कि सर अगर अमेरिका इतना बड़ा अलमबरदार है तो सबसे पहले तो प्रोब करे कि उसके होने आने वाले प्रेसिडेंट के ऊपर हमला हो जाता है। ठीक है, तो अगर वैसी डेमोक्रेसी के अंदर इतना बड़ा एक्शन हो जाता है, और फलस्तीन में अमेरिका ने भी तो क्या रोल प्ले किया है, पहले उन मसलों को एड्रेस करें, फिर हमारी चीज बाद में देख लेंगे। और यानी हमारा दाखिली मामला, लेकिन हमारे मुतालिब मतलब है ना उनसे ज्यादा मसला तो ये है ना कि हम उनके साथ लिंक्ड है ना, हमारी ट्रेड है उनके साथ, हमारे पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरह के। आप समझते हैं कि हम उस हद तक के बेशर्म हो नहीं गए अब तक सियासी तौर पर? हम हो चुके हैं। अच्छा, हमें फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा, अब हमें कोई फर्क नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हम बेहस हो चुके हैं। अब हमारी डेमोक्रेसी चाहे पहली हो, नई हो, पुरानी हो, आगे पीछे की हो, उसको कुछ कहता है। सर आप देखें कि जो सियासतदान है उसके ऊपर तो आप कुल्हाड़ी मार दें तो अब उसको कोई असर नहीं होता। हमारी पकड़ियाँ भी बहुत उछली हैं, ज़ब्तियाँ भी हुई हैं, सजाएं भी गलत हुई हैं, कई जगहों पे जहाँ होनी चाहिए थी वहाँ नहीं भी हुई हैं। मैंने आपसे कहा ना, यह वक्त ज़रूरत किसी को भी थमा दिया जाता है कि आज आप वज़ीर आज़म में, वक्त ज़रूरत गद्दार करके उसको बाहर भेज दिया जाता है। ये तमाशा तो हमने देखते रहे हैं। हम आपको अब मुस्तकबिल में क्या नज़र आ रहा है कि हम कितने अरसे में समझें कि पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क होगा, इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट होगी, मामलात उस तरीके से चलेंगे जिसे मामूल के मुताबिक चलते हैं? हबीब साहब देखें, उसके लिए सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है। अगर जैसे अभी बयानात गवर्नमेंट ने दिए और स्टॉक एक्सचेंज बिठा दी, तो अगर आप नालायक हैं, निकम्मे हैं, नाअहल हैं, तो सर मेरा तो उसमें कसूर नहीं है। ठीक है सर, चीज़ें ठीक है, ठीक है। IPPs हटा दें, स्मगलिंग का टेल होगी, डॉलर का टेल हो गया है, आम दिनों की अशिया जो है कंपैरेटिवली थोड़ी कम है, तो उसका तो हम सिरा SIFC को देते हैं। और हम जैसे लोग जो थोड़ी स्पेस भी दे रहे हैं जमहूरियत को, वो इस वजह से दे रहे हैं कि जी SIFC से पाकिस्तानियों की तकदीर बदल जाए। क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं, तो अभी मैं फिर बाहर जा रहा हूँ, तो मुझे यही कहा जाता है बाहर के लोगों से कि इन्वेस्टमेंट आ रही है। ठीक है, हमारे जैसे लोग भी सोच रहे हैं जो थोड़ा बहुत बाहर है वो भी ले आए। ठीक है, लेकिन जब बयानात ऐसे आएंगे, जब आप अंदर बैठे हुए कहें मुझे कि अभी इधर हमला होने वाला, तो मैं क्या गैस टूट के चला जाऊंगा मैं? ठीक है, तो अगर और दूसरा इंटरेस्ट फ्री हो जाए। अभी तक सारी जंग जो है ना, वो हमारी अपनी ज़ात की है, अपनी अना की है, अपनी इनकम की है, अपनी फैसिलिटेशन की है, अपने बाप की जागीर की है, अपने रिश्तेदारों को अकोमोडेट करने की है। ये मामला अब अभी साहब ज़्यादा देर नहीं चल सकता। तो मैं समझ रहा हूँ इवॉल्व हो रही है हमारी डेमोक्रेसी, हमें 100 साल नहीं हुए, और मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने एक रहमत हम पे दी है कि ये सब छट जाएगा। अच्छा, ये सब कुछ छट जाएगा, ये गली गूचों का हो जाएगा, ये तो सब ये जो बादशाह जो है ये खत्म हो जाएगा। एक इंटरनल डिस्टर्बेंस भी है फैसल वाडा साहब पाकिस्तान के अंदर, और उसका सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक है। मिसाल के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में हम देखें डिस्टर्बेंस तो है, और कल DGI SPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें भी इस बात की इंडिकेशन थी। तो आपको नहीं लगता कि इंटरनल जो डिस्टर्बेंस है उसको ठीक करने के लिए हमें शायद रिकंसाइल करना पड़े? खान साहब से बात कर लें, मौलाना फजल रहमान से कर लें, और लोगों से बात कर लें। हबीब साहब बिल्कुल बात करनी चाहिए, बात होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको मैं बात करने को ना, आप मुझे गाली दें, मैं आपको बात करने को आप मेरे आग लगा दें, मुझ पर तोड़ दें चीज़ें, ठीक है, आप कोई और तमाशा खड़ा कर दें, SIFC को स्टिकर लगा दें चीफ को, हिंदुस्तान का चीफ थोड़ी, आपको अपना चीफ है। आप कहते हैं हम जंग लड़ेंगे, किससे जंग लड़ें? अपनी फौज से, अपनी पुलिस से, अपनी मुखालिफ पार्टियों से, मीडिया से, पुलिस से, सब अपने तो है ना सर। मैं और मेरा आपका इख्तलाफ 100 हो सकता है, लेकिन मैं आपका दुश्मन तो नहीं हो सकता, है तो पाकिस्तानी। ठीक है, तो सेंसिबिलिटी की जरूरत है। जो ये सब इंतशार फैला रहे हैं, वो अंदर खाने जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए, PTI की बात कर रहा हूँ, जो KPK के अंदर भी, वो अंदर खाने तो लेटे हुए हैं, अंदर खाने तो वो हाथ जोड़ रहे हैं, गले मिल रहे हैं, फैसिलिटीज ले रहे हैं। ये मुझे बताइए गवर्नमेंट कैसे चल रही है? जी, इस मुल्क में कोई 2-4 लोग ऐसे हैं जो रिकंसिलिएशन के लिए कुछ कर सकें, खान साहब को भी मेज पर ला सकें, और बाकी भी जो हमारे सियासी जमातें हैं, हमारे इदारे हैं, उन सबको एक जगह पर बिठा सकें? देखिए उस्मा साहब, दुनिया में कोई चीज़ हर पे आखिर नहीं है, नीयत की बात है। आज अगर खान साहब थोड़ा सा सेंसिबल हो जाए तो चीजें सेंसिबल हो। क्या सेंसिबल हो मतलब आपके ख्याल में क्या है? देखिए रिटेलिएशन, आग लगाना, बुग्स बलना, गालम गलोच करना, इंतशार फैलाना, झगड़ा करना, ये एक आदमी जेल में बैठ के भी इतना इफेक्टिव है कि ये सब कुछ कर। सर जेल में तो देखिए, जेल में पॉपुलैरिटी है ना सर, जो पॉपुलर होता है और उसके ट्रोल्स है। देखिए ये तो आप क्रेडिट दे ना, क्रेडिट दे या डिसक्रेडिट में डालें, ट्रोलिंग तो है ना उसकी ट्रोलिंग से सब डरते हैं, फैसले भी होते हैं उसकी मर्जी के। आज वो आपके पीछे पड़ जाए तो आपको आपके घर वाले कहेंगे बाबा ये क्या कर रहे हैं आप, ये देखें आपके बारे में सब कुछ है। तो पॉपुलैरिटी किसने बनाया? जब था हमें गालियां पड़ती, हम तारीफ करते हैं, हम कहते हैं ठीक काम कर रहे हैं। पॉपुलर किसने बनाया? एक शख्स की तस्वीर पर पाबंदी, नाम पर पाबंदी। तो डेफिनेटली जब आप लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी पैदा कर देंगे तो वो पॉपुलर तो हो जाएगा ना। हमने खुद बनाया ना उनको पॉपुलर। अदम एतमाद के बाद खान साहब ज्यादा पॉपुलर हुए, उससे पहले तो उनकी हुकूमत को कोई पूछ ही नहीं रहा था। बहुत आपने जबरदस्त बात की है। अक्लमंदी इस चीज की थी, जब आप पॉपुलर हो गए तो अल्लाह ने आपको तख्ता उलटने के बाद भी पॉपुलैरिटी दी थी, तो फिर आप मैंडेट लेके वापस आते, सब आपकी लाइन टो करते, जो गलतियां की थी उसको दोहराते नहीं। आपको क्या ऐसी जरूरत पड़ी थी जिसके तहत आप इस पीछ के पीछे पड़ गए कि जी मेरा तो इंटरव्यू हबीब साहब करेंगे, सोनू टीवी करेगा, उसके अलावा कोई करेगा नहीं, और मैं जो हबीब साहब से कहूँगा वही वो सवाल मुझसे करेंगे,
और आपने भी मेरी हर बात पे कहना है आप ठीक कह रहे हैं। ये क्यों मैं कर रहा हूं? अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं जो मैं बात कर रहा हूं ठीक बात कर रहा हूं, आप मुझसे कोई भी सवाल करते हैं, आज के दिन तक इतने साल हो गए, मैंने कभी किसी एंकर्स को नहीं कहा कि आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते। जी, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो जब आप कॉन्फिडेंट, तो आपको क्या शौक था, क्या जरूरत थी, उसको सोचें। देखिए उस्मान साहब, आप कौम को सोचने की जरूरत है कि वो क्या मकासद थे, वो क्या चाह रहे थे और क्यों चाह रहे थे, इसको ढूंढे ना, बजाय इसको ढूंढे हम। आप ये कहें, अगर आप कहें पीडीएम से लोग प्यार करते, बिल्कुल नहीं करते, तो वो पॉपुलैरिटी भी उनकी तरफ जा रही है। तो ये तो एक बदबूदार जो निज़ाम है, जनाजा है जमहूरियत के नाम का, जो हम लेके चल रहे हैं, इसमें तो बदबू भी है और इसमें खड़े होने की जान तो नहीं है सर। वार्ड साहब, उन्होंने आपको वोट भी दिए हैं ना, इसी बदबूदार सिस्टम से आपको वोट भी मिल गए हैं। देखिए हबीब साहब, अगर देखे मैं भी इसी सिस्टम का हिस्सा हूँ जी, तो मैं सिस्टम को तो बाईपास नहीं कर सकता। उसमें तो उन्होंने जो वोट दिए उनकी मेहरबानी है, ठीक है जी, मेहरबानी है। हाँ बिल्कुल मेहरबानी है सर, ठीक है, उनकी मेहरबानी है अगर उन्होंने वोट दिया। लेकिन मैं हूं तो इंडिपेंडेंट जी, मेंटली तो इंडिपेंडेंट हूं। जो अच्छा करेगा उसको अच्छा कहूंगा, जो बुरा करेगा वो बुरा करेगा। एक बात बताइए कि आप अब ये रिकंसिलिएशन पे अगर आप खान साहब को मशवरा दें तो क्या दें? यानी कौन से स्टेप्स हैं जो आपके ख्याल में ये 3-4 करें तो उसके बाद बात आगे बढ़ सकती है? देखिए वो मुझे कभी मुझसे मांगेंगे, काश वो मेरा आखिरी मशवरा मान लेते जी, तो आज यहाँ तक दिन ना देखते। वो जिसमें आपने कहा था ये खत ना दिखाए। नहीं, मैंने उनसे कहा था कि ये काम ना करें जो आप कर रहे हैं। मैंने उनको ये धरनों से रोका था। मैंने उनसे कहा था कि आप पे, आपके ट्रस्टवर्दी जिन पे आज भी आप भरोसा कर रहे हैं, आज के दिन भी वो आप पे गोलियां चलाएंगे, ठीक है। आप ये एम्बिशन के ऊपर ना करें, आप ये मुल्क तोड़ने की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। फौज वो से तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया नहीं, था ना? मैं खान साहब को बोल के आया था, फिर मैं फ्रस्ट्रेट होकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अच्छा, मैं पहले खान साहब से सारी बातें करके आया हूँ, खान साहब से मिला हूँ, खान साहब ने मेरी बातों को अग्री किया है, अगले दिन पलट गए, अच्छा, ठीक है। उस खास की भी इनपुट उसके अंदर आ गई, क्योंकि कुछ रात को जो मेरे उनके मैसेज एक्सचेंज हुए थे वो उस खास के फोन से ही मुझे आए हैं। खास चले खास चले एक ही वो है तो ना सर, माजी अब जो की खास बात होगी नहीं ना फैसल बाबड़ा साहब। अच्छा, अब क्या मशवरा आप देंगे? अब तो हमें आगे अब बढ़ने क्या की मशवरा जरूरत देंगे? है। देखिए अब तो मैं उनको कोई मशवरा नहीं दे सकता क्योंकि उन्होंने मुझसे मशवरा मांगा नहीं है। आप कोशिश कर नहीं, रहे हैं। हम दुनिया में देखिए बात यह है, इस वक्त क्वेश्चन खान साहब का या खान साहब का, नो खान साहब या खान साहब नहीं, क्वेश्चन यह है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए। इस स्टेबिलिटी के लिए खान साहब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हबीब साहब देखें, बिल्कुल आपकी बात से तजदीद से मैं अग्री करता हूँ। मैं अभी आपके वहाँ आ रहा था तो आपके चौकीदार ने मुझे कहा, गार्ड ने, कि हमें ये तो पसंद नहीं, लेकिन आप अपनी पार्टी को समझाएं। उसको याद नहीं था, शायद मैं निकाला गया हूँ। और आप अपनी पार्टी को समझाएं कि आप तंग आ गए उनकी लड़ाई से। इसका मतलब ये कि वोटर और सपोर्टर अब ये कह रहे हैं कि हमें मार धाड़ से हम भी तंग हैं। हो सकता है गार्ड को पता हो और इसीलिए वो कह रहा हो कि अपनी पार्टी को समझाए। देखिए सर, मैंने तो हबीब साहब ये तो नहीं आप कह सकते ना जिधर आपने सियासत सीखी हो, जिधर आपने शलवार कमीज भी पहनना सीखा हो, ठीक है सर, तो आप वो खान साहब का क्रेडिट तो नहीं दे, मैं किसी और को दे सकता ना। मैं उनको ही कह सकता हूँ कि जो मुझे आपने पढ़ाया था, पढ़ा वो मुझे याद है, आप भूल गए। मैं तो उनसे यही गिला कर सकता हूँ। मजाकरात किससे करें? देखिए हबीब साहब, सबसे पहले तो जो शहीदों के साथ हुआ है ना सर, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। तो 9 मई की जो मैं बार बार कह रहा हूँ, काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि 1947 से हम एक लगे कि हिंदुस्तान से हमारी नहीं है। फौज कंसिस्टेंट रही है। 2002 में दहशतगर्दी उन्होंने अपने सर ली, आज के दिन भी शहादतें दे रहे हैं, लेकिन बेड़ा लेके चल रहे हैं। अब जो 9 मई की जो दहशतगर्दी है, ठीक है, उसको तो टेररिज्म, उस दहशतगर्दी के ऊपर फौज पीछे नहीं हटेगी। ठीक, क्लैरिटी रखें हम उसके ऊपर, ठीक है। और कल ISPR की फर्दर क्लैरिटी भी उसके ऊपर आ गई है, ठीक है। माइनस दैट आप बताएं कि जी आप करना क्या चाहते हैं? आप पाकिस्तान को बढ़ाना चाहते हैं? अब आपने IMF को लेटर लिखा, आपने पाकिस्तान की खिदमत की। क्या वो IMF का लोन नवाज शरीफ को मिल रहा था? वो पाकिस्तानियों के लिए मिल रहा था। उनकी तकदीर के साथ ना खेलें। आप अपनी लड़ाई में, जैसे मैं नून को कहता हूं, अंदरूनी लड़ाई हमारे सर पे ना लाएं, पाकिस्तानियों को ना के सफर करें। इसी तरह PTI के इक़्तिदार की जो जंग है उसमें पाकिस्तानियों को नुकसान ना करें। अभी IPPs है, सब जुड़ जाए, सारे महंगाई है, सब जुड़ जाए, हल निकाल लें। जरूरी तो नहीं कि सर मुझे गवर्नमेंट में हो गए तो मैं से अच्छा मशवरा दूंगा। आपने मुझसे अभी बहुत तरीके से मुझे एक हमेशा के लिए बात सिखा भी दी कि अगर आपसे नहीं भी मांगा तो अगर आपकी बेहतरी, आप एक लफ्ज तो बता दें कि क्या बेहतरी हो सकती है, तो मैं क्यों उससे कबात करूं कि मैं राय नहीं अपनी दे सकता। क्या आज की तारीख में वार्ड साहब पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स या अशखास का ऐसा मजमूआ है जो अगर रिकंसिलिएशन की कोशिश करे तो सबको एक टेबल पे बिठा सकता है? देखिए हबीब साहब, ये तो जंगें भी जो है ना आखिर में टेबल पे खत्म होती जी, है, ठीक है सर।
तो ये तो मैं नहीं समझता कि ज़िंदगी में बातचीत का मरला तो आप जिनके कत्ल कर देते हैं उनमें ही बातचीत हो जाती है। ठीक है बिल्कुल। तो बातचीत का मरला तो कहीं भी किसी, लेकिन आपको नेक नियत होने की जरूरत है उसके अंदर। अपने सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ के कौमी इंटरेस्ट में कोई लोग हैं आज कुछ अगर कोशिश करें तो हो देखिए, जब तक हबीब साहब आप रियलाइज नहीं करेंगे और मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, हम किसी तीसरे नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं जी। आप एक पार्टी हैं, आप पीटीआई हैं, आप एहसास करें, नियत दिखाएं और मैं अपनी जिम्मेदारी दिखाऊं। नियत नहीं, मेरी जिम्मेदारी बन जाएगी गवर्नमेंट। गुस्सा भी ठंडा नहीं होना चाहिए सर, क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन आप रोज एक ऐसा काम कर रहे हैं। अब बन्नू वाला काम हो गया, वो 4 दिन पहले ये जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद आपने फिर नारे लगा दिए इदारों के खिलाफ। तो 9 मई की आप रिकॉल करा रहे हैं, उसको आप भूलने भी नहीं दे रहे। आप वैसे ही काम याद दिला रहे रोज के मैंने किया था, अब तो छप्पा भी मैंने लगा दिया। कल फिर खान साहब ने यह भी बोल दिया कि मैंने ही कहा था कि जीएचक्यू चले जाओ, साथ में उन्होंने पुरअमन लगा दिया। तो अब आप मुझे बताएं, और ये भी हबीब साहब मैंने 2 साल पहले बात कही थी, क्यों कहना पड़ा आज इमरान खान साहब को? क्योंकि उनके जो इर्द गिर्द के साथी थे उन्होंने व्हाट्सएप और वॉइस नोट्स जाके दे दिए कि ये हमें खान साहब की हिदायत थी। हमारे पास तो जो 14-15 साल से खान साहब की चीजें हमारे साथ कब्र में जाएंगी, वो कभी आपको बाहर नहीं मिलेंगी। नौ उस पर कभी बात ये उनके किसी साथी ने बताया। ये भी बता दें, 9 मई को तो हम नहीं भूल पा रहे, 8 फरवरी का क्या करना है? अवाम को तो हम माइनस नहीं कर सकते ना। देखिए, 8 फरवरी को अगर आप इलेक्शंस की बात करिए जी, तो आप फिर 2018 में क्या हुआ था, 2013 में क्या हुआ था, 2008 में क्या हुआ था, 2003 में क्या हुआ था, तो फिर आप 50 साल की हिस्ट्री निकालें तो 50 साल की हिस्ट्री में कभी सिस्टम बैठ जाता है, कभी फॉर्म 47 छोले खाने के लिए आए थे, कभी आइसक्रीम खाने के लिए कौन आए थे, कभी कुछ आया था। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में चलता रहेगा, आगे भी ऐसा ही चलेगा। अच्छा। कम जरूर हो सकता है, 100 साल की डेमोक्रेसी हो जाएगी तो काफी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वावडा साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़िम, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे। वेलकम बैक नाज़िम। हबीब साहब, खान साहब के हवाले से कल एक बयान आया था कि 9 मई को जीएचक्यू के सामने कारकुनों को एहतजाज की पुरअमन कॉल उन्होंने दी थी, जिसके बाद असद कैसर साहब और अली मोहम्मद खान साहब ने कल शाम को इसकी तरदीद भी की कि खान साहब ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। आज हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से इस बयान को बड़ा उछाला जा रहा है। क्या खान साहब को इससे कोई खतरा हो सकता है, कोई मुश्किल में पड़ सकते हैं वो इसकी वजह से? देखिए, अगर अब तक उसकी तरदीद ना आई होती तो इस बयान के ऊपर बात भी हो सकती थी कि इस बयान के अंदर कानूनी जवाब कौन सा हो सकता है और गैर कानूनी बात कौन सी हो सकती है। अच्छा। लेकिन जब उनकी पार्टी की तरफ से तरदीद कर दी गई तो अब तो ये बात बिल्कुल बेमानी हो गई कि उसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए या उसके ऊपर किसी तज्जिए की इमारत खड़ी की जाए। अच्छा। और खान साहब ने अगर कुछ ऐसा वाकई कहा है, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कहा होता तो फिर जाहिर है मैटर करता है। अच्छा। अब सहाफियों ने किस तरह क्या मतलब लिया, बाज़-औक़ात बात कहीं और कहीं से कहीं निकल जाती है, एक छोटा मोटा लफ्ज़ भी जो है वो सूरत हाल को बदल देता है। तो अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जनरल परवेज मुशर्रफ ने 99 में इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि दिस इज अ शैम डेमोक्रेसी, यानी ये खोखली जमहूरियत है। हाँ। तो लेकिन हम सारे जो उर्दू अखबार नवीस थे वो भी वहीं पे मौजूद थे, उन्होंने उस तकरीर का तर्जमा किया, वो शेम कर दिया। हाँ, कि ये शेम। एक शर्मनाक जमहूरियत है। अच्छा। तो बाज़-औक़ात एक लफ्ज का तलफ़्फ़ुज़, लहजा बहुत कुछ बदल देता है। हाँ। तो सहाफ़ियों ने यकीनन सुना होगा, लेकिन क्या उनका मतलब वही था? तो मेरा ख्याल ये है कि इसके ऊपर एक पॉलिटिकल बयानिया तो शायद आप बनाते रहें कि हाँ जी अब तरदीद कर रहे हैं, हाँ जी अब यूं कहा था, हाँ जी वो कहा था, तो ये चलता रहेगा। अच्छा हबीब साहब, पीटीआई के सेक्रेटेरिएट पे कल भी हमने देखा छापा पड़ा, आज मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने सील कर दिया कि जी वहाँ पे जो सेफ्टी के, फायर सेफ्टी के जो मेजर्स हैं वो प्रॉपर नहीं लिए गए हैं। अब हम ये भी देख रहे हैं कि पीटीआई वाले भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, गो कि आज अलामती भूख हड़ताल थी, लेकिन कहा जा रहा है पूरे मुल्क में इसका दायरा फैलाया जाएगा। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो दफ्तर है वो तो बंद करना तो ये तो ताज़ा बात है ना। ये तो पूरी की पूरी तहरीक-ए-इंसाफ भी बंद रही है 8 फरवरी से पहले, तो उसका क्या नतीजा निकला था? बात यह है कि जब आप इस तरह की छोटी छोटी चीजें करने पे आ जाते हैं, और खास तौर पर हमारी हुकूमत और इस पर्टिकुलर केस में इस्लामाबाद में
आपको पता है ना कि CDA वगैरह वगैरह ये जो सारी की सारी वजीर दाखिला के तहत होती हैं। तो हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को अगर अब ये चीजें मिल रही हैं कि वहाँ रेत की बाल्टियां नहीं थी, या वहाँ पे वो फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे, या कुछ और नहीं था, या वायरिंग नाकिस थी, तो इस तरह की वायरिंग और इस तरह की जो टूटे फूटे पाइप तो मैंने वजीर आजम हाउस में भी देखे हैं, मैं आपको बताऊं। अच्छा। यानी मुझे वहां पर कई बार जाने का इत्तेफाक हुआ है। वहां पे ऐसी सूरत हाल तो मैंने वहां पर भी देखी है। तो अब क्या करें, वजीर आजम हाउस को मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो है या CDA या कोई और नोटिस भेज देगा। देखिए ये ऐसा होता है जब आप अपने कानून को मजाक बना देते हैं। तो ये जो कानून को आपने लोगों के सामने मजाक बना रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की हक में कोई ज्यादा अच्छा नहीं क्या बहुत बुरा कर बहुत बुरा। अच्छा हबीब साहब, एक और डेवलपमेंट हुई है, पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों के फैसले के मामले में नजरसानी दरखास्त दायर कर दी है। मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई ये इस काबिल भी चीज है कि इस पे कमेंट किया जाए। मैं आफरीन है आप पर कि आपने इसको सवाल की सूरत में भी रखा। बात ये है कि आप मुसलसल ये कहते रहे ना कि ये एक पेज पर है। देखिए मैं ये समझती थी कि शायद PMLN भी यही कर रही है ना। हाँ नहीं, लेकिन हबीब साहब हम थोड़ा सा पीपल्स पार्टी को एक मार्जिन मैं दे रही थी कम से कम कि शायद वो आईनी मामलात में इस तरह से ना जाए। आप तो मुसलसल ये कहते रहे जो है जी, आप तो मुसलसल कहते रहे दोनों एक खुशगुमानी अब पूरी नहीं हुई, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इन दोनों पार्टियों के पास वो कौन सा पैमाना है जिसकी बुनियाद पर इनकी जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा पर इनका हक तस्लीम कर लिया जाए? मतलब बाकी सारी बातें छोड़ दें। आप देखिए कि ये जो गवर्नमेंट की जो जमातें हैं, यानी इन्हें जरा ख्याल नहीं आ रहा कि दरअसल इस सूरत हाल ये थी कि ये एक गिरी हुई चीज थी। चलिए हम मान लेते हैं कि PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बेतवज्जही की वजह से ये चीज गिर गई जी। अब ये गिर के PMLN ने उठा ली, पीपल्स पार्टी ने उठा ली, MQM ने उठा ली, तो ये उनकी कैसे हो गई? ठीक है, एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे IPPs के मामले के हवाले। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में निजी बिजली घरों यानी IPPs की तादाद 200 से ज़ायद है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इन IPPs का गर्दिशी कर्ज 2655 अरब रुपए तक पहुँच गया है, जो कौमी मईशत पर बोझ और फाइनेंशियल रिस्क है, जिसके बायस बिजली के नरखों में गुज़श्ता 2 माह के दौरान 3 बार बड़ा इजाफा हो चुका है, जबकि 2 साल में बिजली की बुनियादी कीमत में 22 रुपए 53 पैसे का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इसी पर हम हबीब साहब से बात कर लेते हैं। हबीब साहब, बड़ी डिस्कशन है IPPs के मुआहदों के हवाले से, और एक्स पर गौर एजाज साहब ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए हैं। हमने बहुत इस पर डिस्कशन कर ली कि क्या मजबूरी थी, क्यों हम IPPs के हाथों यरगमाल बने, लेकिन क्या अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम आगे बढ़ सकें और इन मुआहिदों को रिव्यू कर सकें, हम कुछ और कर सकें? पहले तो IPPs का मामला ये समझ लीजिए कि एक ख़ास वक्त में IPPs का मामला उठा है, और वो उठा उस वक्त है कि एक तरफ हमारे पास हम IMF के साथ डील करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ चीन के हमने कुछ पैसे देने हैं क्योंकि कुछ चाइनीज़ IPPs भी मौजूद हैं यहाँ पे, और उसके साथ साथ फिर ये जो IPPs के मुआहदे थे, इसका एक पॉलिटिकल रीज़न भी है जो इस वक्त ये मामला उठ रहा है और थोड़ा गंभीर शक्ल इख्तियार करता जा रहा है कि ये तमाम के तमाम IPPs के मुआहदे या तो PMLN के दौर में हुए हैं और कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुए हैं। और आप जानती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो इस मामले में बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेती है कि हमने पाकिस्तान से मुकम्मल खात्मा कर दिया लोड शेडिंग का वगैरह वगैरह, वो तो कहते हैं। तो जी, अंधेरे ख़त्म कर दिए। अब जब ये IPPs खुलेंगे तो सबसे पहले तो इसमें ये देखना है कि IPPs के मुआहदे किसने किए और किस दौरे हुकूमत में हुए और फिर कौन उनका जिम्मेदार था। तो सबसे पहले तो बात वहाँ से शुरू होनी चाहिए, और उसके लिए कुछ ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मौजूदा असम्बली और मौजूदा काबीना के अंदर से बेशुमार गवाहियाँ मिल जाएंगी कि कौन था और किसने क्या किया था। दूसरी बात यह है कि IPPs के हवाले से हमें ये समझना चाहिए कि रफली 50% जो IPPs हैं वो हुकूमत के अपने हैं जी, यानी हुकूमत एक जेब से पैसा लेती है और दूसरी जेब में डाल लेती है। तो उसी की वो जो IPPs हैं उनके साथ तो मुआहदे को रिव्यू करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अपनों को रेवड़ियां बांटी जा रही हैं अपने साथ ही हुकूमत जी, तो अपनों के साथ ही मामला हो सकता है। दूसरा जो IPPs की किस्म है वो है जो प्राइवेट सेक्टर में है जी। प्राइवेट सेक्टर में जो IPPs हैं, अब वो गलत लगे या सही लगे, वो लगे थे गवर्नमेंट की पॉलिसी की बुनियाद पे।
अच्छा। और गवर्नमेंट की पॉलिसी ने उनको गारंटी किया था कि हम आपको कैपेसिटी चार्ज भी देंगे, हम आपसे बिजली भी खरीदेंगे और हम आपके जो एक खास अंदाज से आपका टैरिफ भी आपसे रीएडजस्ट करते चले जाएंगे। हाँ। अब यहाँ पे आप तो बड़े आराम से कह सकते हैं कि जनाब हाँ जी आईपीपीस को वापस कर दो वगैरह वगैरह, नारे तो लग सकते हैं। हाँ। लेकिन उसके बाद स्टेट ऑफ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? अच्छा, आप ये जरा सोचे ना कि एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, चलिए कुछ मेरी इन्वेस्टमेंट है। हाँ। जो मैंने हुकूमत की पॉलिसी की बुनियाद पे लगा ली कि हुकूमत ने कहा था कि 30 साल तक हम तुमसे बिजली लेते रहेंगे और 30 साल बाद हम दोबारा बैठ के गौर कर लेंगे। तो अब ये बताइए कि मैं पागल हूं जो आइंदा इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करूंगा जब आप मेरे साथ किया हुआ जो साबका मुआहिदा है उसको मजाक की तरह उड़ा देंगे। इसका दूसरा पहलू उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा। वो है कि आईपीपीज जो कुछ है और इस कुछ आईपीपीज में ज्यादातर और कुछ में कम इन्वेस्टमेंट बैरूनी भी है। अच्छा। हाँ। जो बैरूनी इन्वेस्टमेंट है जब आप उसको चैलेंज करेंगे, जो कि पाकिस्तान ने कभी नहीं किया, हिस्ट्री ये है, अमूमी तारीख ये है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि रिकॉर्डिक जैसा सानेहा भी पाकिस्तान के अंदर हुआ कि अदालत के अंदर एक अच्छे भले मुआहिदे को खोल लिया गया। इसी तरह स्टील मिल का मुआहिदा, स्टील मिल के मामले को खोल लिया गया और उसका नतीजा फिर हम सब ने भुगता। ठीक है, लेकिन हबीब साहब हम तो इस मामले पे जरा गौर रहेंगे ना, और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि अवाम तो पिस रहे हैं इन मुआहिदों की वजह से। आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम इस हवाले से मजीद बात करते रहेंगे। हमें इजाजत दीजिए।